हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 7th अल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक एलसीआर सर्किट को। तो देखिए, एलसीआर सर्किट में अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई एक एलसीआर सर्किट है और उसमें अगर एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया जाए, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगाया जाए, तो ये क्या करता है? यहाँ पर हमें अलग अलग तरीके की जो हमें चीज़ें फाइंड करनी है, जैसे कि वोल्टेज, करंट इस पे जो होगा और जो इसका इम्पिडेंस होगा जिसको जेड कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग फेजर और उसका पावर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें करना है। हमने ये भी देखा था कि जब हमने ये जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, इसको हम लोग ने अप्लाई किया था एक रजिस्टर में, एक कैपेसिटर में, या फिर एक हमने इंडक्टर में। तो इन्हीं 5 चीजों को ही फाइंड किया था। ठीक है, और जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि ये बताया था, एक्सप्लेन किया था कि एलसीआर सर्किट क्या होता है। और इस यहां पर जब हम वोल्टेज इस पे अप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर करंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक मेथड है हम लोग का फेजर डायग्राम सॉल्यूशन और दूसरा है एनालिटिकल मेथड, जो कि अब हमारे सिलेबस में नहीं है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ हमारे पास फेजर डायग्राम सॉल्यूशन है। ठीक है, पहले हुआ करता था ये सिलेबस में एनालिटिकल सॉल्यूशन, अब वो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ फेजर डायग्राम सॉल्यूशन है। तो देखिए, फेजर का इस्तेमाल करके अब यहां पर फेजर सबसे ज्यादा जो अपना रोल है वो प्ले कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग ये जो रजिस्टर है, कैपेसिटर है और इंडक्टर, जब इस पे अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगा रहे हैं तो करंट हम लोग को फाइंड हो रहा है फेजर डायग्राम की हेल्प से। तो कैसे हम लोग को फाइंड करना है, आइए आज देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा यही 5 चीजों को ही हमें फाइंड करना होता है जब भी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगाते हैं या अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाते हैं किसी इस तरीके के सर्किट में। ओके, तो देखिए, अगर फेजर डायग्राम सॉल्यूशन की बात करी जाए तो एलसीआर सर्किट है हमारे पास। ठीक है, एलसीआर सर्किट यानी कि एल, सी और आर में यहां पर जो एल है वो है इंडक्टर, ठीक है, सी है कैपेसिटर, और जो आर है वो क्या है हमारा? वो है हमारा रजिस्टर। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस। एक तरीके से ये रजिस्टर है और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? रेजिस्टेंस। तो ये हो गया इंडक्टेंस, एल हो गया इंडक्टेंस, सी हो गया कैपेसिटेंस और आर हो गया रेजिस्टेंस। पिछले लेक्चर पे भी मैंने ये कहा था कि जो हमारा एल, सी और आर है वो एक्चुअल में किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को, रेदर देन कोई एक डिवाइस एल, सी और आर को। ठीक है, ये किसी सर्किट में मौजूद इंडक्टेंस यानी कि एक प्रॉपर्टी की बात हो रही है, कैपेसिटेंस ये भी प्रॉपर्टी की बात हो रही है और रेजिस्टेंस ये भी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, रेदर देन कोई एक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, या फिजिकल चीज कोई ऐसी कि यहां पर इंडक्टर लगा हुआ है, वो ऐसा फिजिकल शेप में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इंडक्टेंस वाली वहां पर प्रॉपर्टी आ सकती है। कैसे आ सकती हैं? कैपेसिटेंस वाली प्रॉपर्टी कैसे आ सकती है, इसको भी हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी एक इक्वेशन बनकर आई थी जो कि हमारी कुछ ऐसी हो जाती है जैसे कि एल डी आई बाई डी टी प्लस, यहां पर इसके लिए अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा हमारा, या फिर इसके लिए लिखें तो ये हो जाएगा आई इंटू आर प्लस, उसके बाद ये हो जाएगा क्योंकि जो क्यू होता है हमारा वो होता है सीवी, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ऐसे लिखा जा सकता है। और ये बराबर हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी की। यानी कि अगर हमारे पास एक सीरीज में एलसीआर सर्किट है तो उस एलसीआर सर्किट में जब हम V वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और ये जो V वोल्टेज है वो कैसा है? वो हमारा अल्टरनेटिंग है। तो ये हो जाएगा कितना? ये पूरा का पूरा वोल्टेज इन 3 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जो ईएमएफ होगा उसका एक्सप्रेशन लिख देंगे, ये आ गया, इसके लिए ये आ गया, और इसके लिए कैपेसिटर के लिए ये आ गया। ठीक है, यानी कैपेसिटेंस। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो कैपेसिटेंस है वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रॉपर्टी को, कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी को। ये जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो रजिस्टर है यहां पर वो रेजिस्टेंस, यानी कि इस पूरे सर्किट में कहीं पर भी जितना टोटल रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि सीरीज की बात हो रही है, सीरीज पे लगा हुआ है, तो इसके अंदर भी जो रेजिस्टेंस होगा वो भी यहां पर रिप्रेजेंट किया गया, जो इसके अंदर रेजिस्टेंस होगा उसको भी रिप्रेजेंट किया गया है। अब क्योंकि इस रजिस्टर को बनाने में यहां पर
जो वायर है उनको लपेटा गया होगा, जैसे कि आपने कभी देखा हो लैब वगैरह में अपने, कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो उनमें वायर्स वगैरह लपेटी जाती है, तो उस वायर के लपेटने से वहां पर इंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी जन्म ले सकती है। तो जो इस पे इंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है इंडक्टर से, यानी इस पूरे सर्किट में जितना भी टोटल इंडक्टेंस है वो यहाँ पर, जो रेजिस्टेंस है टोटल वो यहाँ पर, और जो कैपेसिटेंस है वो यहाँ पर लिखा गया है। तो थोड़ा सा ब्रॉड पिक्चर आपको लेकर चलना है तो आपको समझने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन को फिर जब हम आगे लिखते हैं तो ये हो जाती है L d2q बाई dt2 प्लस dq बाई dt प्लस q बाई c। ठीक है, इसको q बाई c ऐसे लिख सकते हैं। तो Vm साइन ओमेगा टी। अब देखिए यहां पर, जैसे कि इस इक्वेशन को मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था, कि यहां पर ये जो सारे के सारे यहां पर हैं, एक जैसे ये इंडक्टर है तो इस पे क्या है कि करंट जो होता है हमारा वो वोल्टेज के पीछे होता है, वोल्टेज से π/2 फेज पीछे चलता है। जो ये यहाँ रजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस, उस पे जो करंट होता है वो इन फेज चलता है, और यहाँ पर जो करंट होता है कैपेसिटर के केस में वो वोल्टेज से π/2 फेज आगे होता है। यानी कि सेम इक्वेशन पे हमें करंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस पे है। यानी कि यहां पर जो अब हमें करंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा, यहां पर हमें कुछ ऐसा करंट मिलेगा जो कि कैसा हो, हमारा एक इस तरीके का करंट हो जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे, यानी कि मिला के इसको सेटिस्फाई करेगा। इन पे जो फेज बनेगा, जो करंट का फेज बनेगा विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, वो इन तीनों के इफेक्ट से आएगा। ओके, तो लेट अस सपोज कि जो करंट है हमारा वो इतना है, लेट अस सपोज कि जो करंट है वो इतना है, हमने मान लिया कि जो करंट है हमारा वो इतना है। देखिए इसको कैसे माना समझिए, जब हम लोग इंडक्टर के केस में करंट निकाल रहे थे तो उसका करंट निकल कर आया था I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2, है ना, ये इंडक्टर का निकल कर आया था। कैपेसिटर के लिए ये प्लस π/2 हो गया था, और रजिस्टर के लिए ये था ही नहीं। ठीक है, बट देखिए यहां पर जो स्ट्रक्चर है वो सेम था। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको करके दिखाया ये इसलिए दिखाया कि यहां पर आप देखिए जो स्ट्रक्चर है इसका करंट का, यानी कि इस इक्वेशन का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो इस पे टर्म्स हैं वो एक ही जैसे हैं, बस उनकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस π/2 को, जो कि एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, और एक बार यहां पर इस π/2 की जगह पर 0 है, तो इसको हम लोग अगर लिख दें कुछ ऐसा प्लस फाई, क्योंकि अभी हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, इसकी वैल्यू अभी पता नहीं है। तो ये क्या हम लोग मान रहे हैं कि I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई अगर हो गया हमारा क्या, फेज, फाई हमारा क्या हो गया, फेज। ठीक है, तो देखो मतलब फाई जो हो गया फेज डिफरेंस हो गया एक तरीके से। तो यहां पर देखिए क्या है, V जो है हमारा वो कितना है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और जो I है वो ये बनकर आ गया। तो देखो वोल्टेज और करंट, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा है, फाई। तो हमने चूज कर लिया कि फाई इसका फेज डिफरेंस है, मान लिया कि है। ठीक है, निकालने की बजाय कि कितना है, हमने पहले मान लिया कि ये फाई है। अब उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं इसके फेजर्स को बनाने में। तो फेजर हमारे कैसे बनेंगे, अब देखिए ये हमारा ये एक फेजर बना हुआ है यहां पर। ठीक है, देखिए इस जगह पे जो हमारा करंट है, अब क्योंकि ये सीरीज पे है, कैसे हैं ये सारे तीनों कंपोनेंट सीरीज पे हैं, तो तीनों कंपोनेंट्स के सीरीज पर होने की वजह से होगा क्या कि यहां पर जो करंट है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो अब जब क्योंकि इसकी वैल्यू सेम रहेगी तो करंट कितना कैसा भी आए हम उसको क्या कर सकते हैं, करंट को हमने ऐसे बना दिया, एक उसका फेजर बना दिया। ठीक है, ये उसका फेजर बना दिया, क्लियर, ये ऐसा उसका फेजर बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया गया, इसका फेजर बनाने के बाद हमने यहां पर करंट के फेजर को बनाने के बाद अब इसके रिस्पेक्ट में जो इंडिविजुअल फेजर्स होते हैं वोल्टेज के उसको बनाया। देखिए जो इंडक्टर का फेजर होता है वो ऐसा होता है हमारा, ध्यान करिए कि जो वोल्टेज होता है, मान लीजिए अगर यहां पर है तो इंडक्टर का करंट का फेजर इधर होता है। ठीक है, I वाला इधर होता है और V वाला इधर होता है, याद आया, क्योंकि π/2 ये पीछे होता है।
ठीक है, तो समझिएगा इस बात को कि अगर इसी चीज को मैं ऐसे बनाऊं, सेम चीज को अगर मैं ऐसे बनाऊं कि करंट इस जगह पर अगर बना दिया तो वोल्टेज इधर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आगे कह सकते हैं ना कि करंट से आगे वोल्टेज है इन केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर के केस में ऐसा है। ठीक है, तो ये करंट हो गया और ये हमारा वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो इस चीज को अब यहां पर आप पुट करिए। हमने पहले करंट का फेजर यहां पर बना दिया है, अब करंट के फेजर के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज है किसका, इंडक्टर का, उसको हमने यहां पर पाई बाई 2 फेज आगे बना दिया, हमने पाई बाई 2 फेज बना दिया। ठीक है, समझे? ये पाई बाई 2 फेज आगे बन गया। उसके बाद फिर क्या किया गया, उसके बाद यहां पर हमने जो इसका वोल्टेज है कैपेसिटर का, उसको बनाया। तो देखिए कैपेसिटर के लिए, ये तो इंडक्टर के लिए था, कैपेसिटर के लिए क्या है कि कैपेसिटर के लिए अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं तो अगर हमारा वोल्टेज ऐसा था तो जो करंट था वो उसके आगे था, करंट क्या था, आगे था, यानी कि ये हो गया हमारा कैपेसिटर के लिए। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, कैपेसिटर के लिए। ठीक है, और ये हो गया हमारा करंट का फेजर। यानी कि अगर हम इसको करंट की डायरेक्शन इधर बना दें तो फेजर को, और ये वोल्टेज के फेजर को और पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि अगर करंट हमारा इधर बना हुआ है तो ये वोल्टेज का फेजर इधर जाएगा पाई बाई 2 पीछे। यही है ना, क्योंकि कैपेसिटर के केस में जो करंट होता है वो पाई बाई 2 फेज आगे होता है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप शुरुआत में से ही फेजर्स को अच्छे तरीके से समझिए, लाइटली मत लीजिए। तो ये हो गया हमारा, तो बस ये इसी चीज को यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया गया कि करंट का फेजर ऐसा है और जो वोल्टेज है हमारा वो किसके लिए, वोल्टेज वीसी। ठीक है, ये हमारे वीएल थे, तो वीसी हमारा करंट के पीछे आ गया पाई बाई 2, ये बना दिया। अब देखो बचा हमारे पास रजिस्टर, और रजिस्टर के लिए क्या है कि करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, तो वोल्टेज भी हमने ऐसा बना दिया वी आर। ठीक है, तो ये हमारा बनकर आ गया एक फेजर डायग्राम, और जो करंट था उसका फेज कितना था, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमने बना दिया ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इस तरीके से जो चीजें थी उसको हम लोग ने बना दी। अब देखिए आगे अब क्या करना है, तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, हाँ या ना? तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर कभी भी एक जगह पर जब मौजूद होते हैं तो उनका करना होता है हमें वेक्टर सम। क्या करना होता है, वेक्टर सम। तो अगर इस वेक्टर और इस वेक्टर का हमें वेक्टर सम करना है तो इसको लिखेंगे क्या कि v इज इक्वल टू वी एल प्लस वी सी, यही होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? वेक्टर सम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसी चीज को VL प्लस VC, VC प्लस VL ये लिख दिया गया। बट अब देखिए ये जो लेंथ थी, ये जो इतनी बड़ी लेंथ थी VC और VL ये था, तो यहां पर ये जो बनाया गया वेक्टर VC प्लस VL वो क्या है, छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि देखो इनको, इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक इधर है और दूसरा इधर है, दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पर हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। यानी कि अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात की जाए, इनके किसकी बात की जाए, मैग्नीट्यूड, जिसको कि VCM और VLM से रिप्रेजेंट किया गया, तो इनके अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। VCM में से अगर इसके सिर्फ मैं इसका लिखता हूं मैग्नीट्यूड, VCM मैक्सिमम वाले की बात हो रही है, VCM, तो VCM में जो VLM होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो इधर है VCM का, और जो इसका डायरेक्शन है VLM की वो इस तरफ है। बट जब मैग्नीट्यूड्स पे हम देखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, ऐसा कि क्योंकि ये दोनों अपोजिट फेज में तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड से इसके कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट लिखने के लिए वेक्टर फॉर्म पे ऐसा हो जाएगा। तो जब इसका हम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा, इस वजह से ये वेक्टर छोटा हो गया है। और यहां पर ये जो है ये इसके मैग्नीट्यूड को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, VCM माइनस VLM। ये जो आपके लिए मैं यहां पर थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं, VLM। ठीक है, ये चीज निकल कर आ गई, ये वाला। ठीक है, बात समझ पे आई, ये निकल कर आ गया। उसके बाद फिर देखिए यहां पर जो रजिस्टर था, रजिस्टर पर जो वोल्टेज था उसको हम लोग ने VRM नाम दिया। क्या नाम दिया, VRM, ये लिखा हुआ VRM ये। ठीक है, तो इस वाले वेक्टर
और इस वाले वेक्टर को देखो क्या किया गया यहाँ पर। हम लोग जानते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से कि जो हमारे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है उस पे अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है तो इस वेक्टर को हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं, पैरेलली इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को ले आए हैं यहाँ पर, ऐसे लिख दिया है, और इसके मैग्नीट्यूड को ये VC माइनस VLM यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस डायग्राम को अगर मैं सिंपल करके आपके लिए बनाऊं तो ये हो गया हमारा VRM और ये हो गया हमारा VCM माइनस VLM। ओके, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये यहां पर रिजल्टेंट आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा हमारा V हो जाएगा। V जो भी निकल कर आया ये V वोल्टेज हो जाएगा। तो ये वोल्टेज के टर्म्स पे हम लोग ने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो अब देखो यहां पर होगा क्या कि ये तो V वो वाला वोल्टेज है जो हमने अप्लाई किया था, ये हमारा वो वोल्टेज है जो हमने अप्लाई किया था। देखो VRM का वोल्टेज और VCM माइनस VLM का वोल्टेज मिलकर V बना रहे हैं। तो यही चीज तो ही इक्वेशन पे लिखी हुई थी कि इतना जितना वोल्टेज इस पे जाएगा, मतलब इस पे और इस पे, उतना ही वोल्टेज यहाँ पर जितना हमने अप्लाई किया होगा वही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये वाले जो आर्म्स हैं वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल वैल्यू को। ठीक है, समझ पे आई बात। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये ओमेगा टी प्लस 5 था, यहां से यहां तक जो एंगल था वो ओमेगा टी प्लस 5 था। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है वो है ओमेगा टी। तो ये वाला एंगल हमें पता चल गया वो कितना हो गया 5। अगर टोटल हमारा ओमेगा टी प्लस 5 है तो यहां से लेकर हो गया ओमेगा टी और ये हो गया प्लस 5। ठीक है, समझ पे आया। तो जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया था ये उसकी वैल्यू निकल कर आ गई, यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं ये रिजल्टेंट है, या इतना हमने वोल्टेज अप्लाई किया था रजिस्टर पर इतना गया और बाकी दो में इतना गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक निकल कर आ गया। अब देखिए यहां पर जो है ये जो इस जगह पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसका अब हम लोग यूज करेंगे। ये जो ट्राइंगल ऐसा फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये जो ट्राइंगल ऐसा फॉर्म हो रहा है, इस ट्राइंगल का हम लोग यूज करेंगे और निकालेंगे इसको। मतलब अगर मैं ये सारी चीजें सिर्फ हटा दूं और सिर्फ ये बचाऊं, तो इस ट्राइंगल को अगर सीधा करके लिखा जाए तो इसको बनाया जा सकता है ऐसा, ऐसा, ठीक है, और ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, और इसको भी सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल बना, और इस पे लिख देता हूं मैं इसकी वैल्यू। ये हो गई V, जो वोल्टेज अप्लाई किया था V, और ये जो यहां पर है वो है कितना हमारा VCM माइनस VLM, और ये जो है यहां पर ये है VRM, और ये है एंगल फाई। ध्यान दीजिए ये एंगल फाई है, मैंने इसको पूरा ऐसे रोटेट कर दिया, इसको ऐसे रोटेट कर दिया है, इस डायरेक्शन पर ऐसे रोटेट करके रख दिया है ये। ठीक है, अब इस पे जो एरोज बनी हुई है अगर इसको भी हटा दूं मैं तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये फाई, ये V अप्लाइड वोल्टेज जो अप्लाई किया था। तो ये अप्लाइड वोल्टेज हमारा वोल्टेज कुछ गया किस पे, मैक्सिमम वोल्टेज रजिस्टर पर, और बाकी जो गया वो गया VCM माइनस VLM पर। ठीक है, बात समझ पे आई। ये चीज ये हम लोग ने अभी तक फाइंड कर लिया। तो अब इसकी हेल्प से आगे हम लोग कैसे करंट तक पहुंचेंगे आइए उसको देखते हैं। मतलब इस फाई की वैल्यू हमें फाइंड करना है ना, यही तो मकसद है। बाकी एक्सप्रेशन तो निकल कर आ गया, एक्सप्रेशन तो करंट का निकल कर आ गया, हमें चाहिए सिर्फ फाई, और फाई से हमारा काम बन जाएगा। तो हम फाई को फाइंड कर रहे हैं, करंट तो निकल कर आ गया, अब हम फाई को फाइंड कर रहे हैं। इस पे फाई की पूर्ति हो जाएगी तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को याद रखिए कैसे निकल कर आया, ये मैंने यहां पर आपको समझाया है फाई निकालने के लिए। क्योंकि वो देखो हमारे मकसद क्या था, VIZ यानी कि इंपेडेंस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो, फिर उसके बाद फेजर डायग्राम, और फिर यहां पर हमारा पावर। ठीक है, इसको निकालना है ये सारी चीजें। वोल्टेज तो हमने अप्लाई किया था, करंट हम फाइंड कर रहे थे, करंट का एक्सप्रेशन ये रख लिया। अब इस करंट के एक्सप्रेशन में फाई की जरूरत थी, तो इसके लिए हम लोग ने फेजर डायग्राम सॉल्यूशन किए उस इक्वेशन के, जिसको कि मैंने अभी बड़ी सी एक इक्वेशन लिखी थी ऐसे, LD2Q/dt2 प्लस यहां पर R/dQ/dt प्लस यहां पर Q/C इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, मतलब ये V इसके बराबर आ रहा था VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां से ये वाला हमें मिला फाई निकालने के लिए। अब इसी को हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जो हमारा फाई है, ठीक है,
ये जो फाई है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, इसको जब हम लोग लिखेंगे इसको, ये बन जाएगा ऐसा कुछ, फाई, ये हो गया वी आर एम, ये हो गया वी सी एम माइनस वी एल एम, और यहां पर जो है वो हो जाएगा हमारा टोटल वी। ठीक है, अब देखिए इस पे हम लोग जानते हैं जो वी आर एम होता है, जो वी आर एम होता है वो होता है आई एम इंटू आर, हाँ या ना, ये ओम्स लॉ से निकल कर आ गया। इसी तरीके से वी सी एम जो होता है वो होता है हमारा आई एम और एक्सी, हाँ या ना। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है, मैंने पढ़ाई है इन सारी चीजों को। तो वी एल एम इज इक्वल टू आई एम बाई एक्सएल। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो इसको आपने इस फॉर्म पे पढ़ा है, वी सी सी सिर्फ इसलिए लिख रहा है क्योंकि कैपेसिटर की बात हो रही है, जबकि वहां पर डायरेक्ट वी एम बाई एक्स सी कर दिया था, इज इक्वल टू आई एम निकल कर आ गया था, याद करिए। ठीक है, और इस पे भी यहाँ पर यही किया था कि वी एम बाई एक्सएल इज इक्वल टू आई एम, और बाकी ये तो आप जानते ही हैं, वी एम बाई आर इज इक्वल टू आई एम, याद आ गया इन तीन एक्सप्रेशन को। अब क्योंकि हमें यहाँ पर रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर सबकी एक साथ बात करनी है, तो यहाँ पर यहाँ पर आर, सी और एल को भी इंक्लूड कर लिया गया है डिस्कशन में। ठीक है, समझ गए इस बात को। तो अब हम लोग यहां से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या होगा। तो इन वैल्यूज को इस ट्राइंगल पे जब हम पुट करेंगे, या इसको अगर हम निकाल लें, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए, इसको जब हम लोग पुट करेंगे तो वी आर एम की जगह क्या हो जाएगा, ये आई एम आर, या इस इक्वेशन, पहली बात तो इस ट्राइंगल से हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, कि जो रिजल्टेंट हमारा है, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम यहाँ पर भी ये यही मैक्सिमम ही आएगा, वी एम आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बाकी सब मैक्सिमम पे ही बात हो रही, तो ये भी वी एम ही आएगा हर जगह पर। तो ये वी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी आर एम स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा हमारा वी सी एम माइनस वी एल एम का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग रूट ले लें तो ये हो जाएगा वी एम, कितना हो जाएगा, वी एम इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर एम स्क्वायर, क्लियर, और यहां पर ये बन जाएगा प्लस वी सी एम माइनस वी एल एम का स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन पे ऐसा बन गया। फिर यहां पर आप देखिए आगे क्या होता है। यहां पर अब ये जो वैल्यूज हैं इनको पुट करिए, इनको जब हम लोग पुट करेंगे तो ये क्योंकि हमारा मैक्सिमम है, तो इसको हम लोग ने इसको अगर लिखना चाहें तो आई एम और जेड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आई एम इंटू जेड, जेड यानी कि रजिस्टर की वजह से, यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस की वजह से जो उसकी प्रॉपर्टी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इंडक्टर की वजह से जो उसकी प्रॉपर्टी है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इन सब के कॉम्बिनेशन को जब ओवरऑल हम लोग एक तरीके से देखते हैं तो उसको बोलते हैं जेड, इंपेडेंस बोलते हैं। कि जैसा बिहेवियर रेजिस्टेंस का होता है एक रेजिस्टिव सर्किट में, जैसा बिहेवियर इस कैपेसिटेंस का होता है, इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का होता है कैपेसिटिव सर्किट में, जैसा इसका बिहेवियर होता है हमारा इंडक्टिव सर्किट में, वैसा ही जेड का बिहेवियर होता है ऐसे सर्किट में जहां पर ये तीनों मौजूद होते हैं। यानी कि ये जो होता है जेड, ये करंट को लिमिट करता है। तो आई एम जेड हम लोग ने लिख दिया। ध्यान दीजिएगा ये किसकी बात हो रही है, ये जो हम लोग ने वोल्टेज अप्लाई किया है उसके मैक्सिमम वोल्टेज की बात हो रही है, और हम लोग ने एलसीआर को रिप्लेस कर दिया है। जो एलसीआर अभी चीज लगी हुई थी उसको रिप्लेस कर दिया है एक किसी ऐसे कंपोनेंट के साथ, ठीक है, किसी ऐसे कंपोनेंट के साथ जो कैसा है, कुछ ऐसा हमारा बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, कि एल, सी और आर, इस पे तीनों यहां पर चीजें प्रॉपर्टी मौजूद है। ठीक है, ये मैंने सिंबल सिर्फ ऐसा ही बना दिया, ऐसा कोई सिंबल होता नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये बना दिया है। तो ये हो गया जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, टोटल में, यानी कि जो यहाँ पर पहले एल, सी और आर लगे हुए थे उसके इक्विवेलेंट क्या होगा, वो जेड है यहाँ पर, और वीएम हमने अप्लाई किया था। तो इसकी वजह से हम मान रहे हैं कि आई एम करंट जा रहा है, और आई एम करंट क्योंकि सीरीज पे है तो सब में सेम ही जाएगा, उसी का हम लोग ने यूज किया है, सीरीज एलसीआर सर्किट, ये है ना पूरा हमारा टॉपिक। तो वी आर एम को लिख देंगे आई एम आर, तो ये बन जाएगा आई एम स्क्वायर आर स्क्वायर। फिर इस पे जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कितना, आई एम एक्स सी माइनस आई एम
एक्स एल का स्क्वायर ये। अब यहां से जो आई होगा वो बाहर आ जाएगा, कैसे? आई एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहां से जब कॉमन लेंगे आई एम तो ये भी आई एम स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, और इधर तो आई एम जेड है ही। और अब आई एम स्क्वायर बाहर आएगा तो क्योंकि रूट में है तो सिर्फ आई एम बाहर निकल कर आ जाएगा, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा आई एम जेड इज इक्वल टू आई एम अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो आई एम से आई एम को कैंसिल कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा जेड। ठीक है, जेड निकल कर आ गया, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल, एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो देखिए अब हमारे पास जेड की वैल्यू निकल कर आ गई, यानी ठीक है, यानी कि एल सी और आर को जब हम लोग ने एल सी और आर पे जब हम लोग ने वी वोल्टेज अप्लाई किया तो वहां पर जो टोटल इंपेडेंस हमें मिलता है, वहां पर उस पूरे सर्किट का जो एक ओवरऑल रेजिस्टेंस मिलता है वो कितना होता है, जेड के बराबर, और वो निकल कर आ गया इतना। तो अब यहां से हम लोग अगर चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि आई एम इज इक्वल टू मैक्सिमम जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा हमारा वी एम बाई जेड, और जेड की वैल्यू है हमारी इतनी। ठीक है, तो ये देखो उन 5 चीज में से कौन सी चीज निकल कर आ गई, जेड निकल कर आ गया। अब करंट में हमारा फाई बचा हुआ था, क्या बचा हुआ था, फाई, जो कि अभी हम लोग ने यहां पर देखा है। तो अब इस फाई की वैल्यू कैसे निकल कर आएगी, इस ट्राइंगल से ही निकल कर आ जाएगी। यहां से अगर आपको वोल्टेज पता हो, क्या पता हो, वोल्टेज पता हो कि किसमें कितना लग रहा है, तो यहां से आप इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यहां पर tan इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स वी सी एम माइनस वी एल एम डिवाइडेड बाई वी आर एम इज इक्वल टू हमारा ये बन जाएगा कितना, ये यहां पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया ये फाई। ठीक है, ये फाई निकल कर आ गया। ठीक है, समझ गए, ये tan इनवर्स इतना निकल कर आ गया। तो अगर आपको वोल्टेज पता था, बट अगर आपको वोल्टेज नहीं पता तो फिर आप क्या करेंगे, तब आप यहां पर फाई निकालने के लिए देखो ये जो चीजें थी इनको फिर से यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, फिर से आप जब यहां पर इनको पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ऐसा, tan इनवर्स VCM की जगह पर आई एम देखो मैंने कॉमन ले लिया, और अंदर बच जाएगा XC माइनस XL डिवाइडेड बाई आई एम आर इज इक्वल टू फाई, यानी कि आई एम से आई एम कैंसिल, यानी कि अगर मैं इसको फिर से ऐसे लिखूं तो ये अंदर बन जाएगा सिर्फ हमारा इतना XC माइनस XL डिवाइडेड बाई XC है ये, XC माइनस XL डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू फाई। ये हमारा बन गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक और ट्राइंगल ऐसा बना देते हैं जिसमें कि ये फाई एंगल हो गया, ये हमारा जेड हो गया, ये क्या हो गया, जेड हो गया, ये देखो जेड, ये वाला आर हो गया, ये XC माइनस XL हो गया। ये कैसे निकाला, ये हमने यहां से निकाला है। देखो फाई जो है वो एंगल रखा, तो tan के साथ अगर हम लोग देखें तो ये वाला हमारा XC माइनस XL और यहां पर R आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर ये वाला एंगल फाई लिया है तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा के Z इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा ये कि R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखा आपने, इस तरीके से हम लोग ने जो हमें 5 चीजें फाइंड करनी थी, V, I, Z, फिर फेजर और पावर, इनमें से इन चीजों को हम लोग ने देखा। ठीक है, फाई की वैल्यू, फेजर पे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फाई की वैल्यू, तो हमने फाई की वैल्यू का एक्सप्रेशन ये निकाल दिया और ये निकाल दिया। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पता है किसकी, XC वगैरह की, तो हम लोग ने ये कर दिया। ठीक है, और अगर हम लोग को यहां पर जो VCM वगैरह है, अगर इसकी वैल्यू पता है तो यहां से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ने करंट का एक्सप्रेशन क्या निकाल लिया था, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये फाइंड कर लिया था। तो यहां पर फाई की जो वैल्यू है वो हमने ये निकाल ली, और इससे हमारा करंट की वैल्यू पता चल गई, और फिर Z को भी निकाल लिया और वो निकल कर आ गया ये। तो अब बचा है सिर्फ हमारे पास पावर फाइंड करने के लिए, जिसको कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप जो आज की चीजें थी वो आपको समझ पे आया होगा कि हमने LCR सर्किट में वोल्टेज अप्लाई किया
और फिर वोल्टेज को, करंट को, जेड को, इन सब के इस पे निकाला। कैसे निकाला, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।